नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल बीराज बी टू जेड पर। फ्रेंड्स, ये वीडियो जो कि आप सभी को पता ही होगा, 1 फरवरी को केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपना केंद्र सरकार का बजट पेश किया। ये मोदी सरकार का दूसरे कार्यकाल का लास्ट पूरा बजट था। उसके बाद अगला बजट अंतरिम होगा। इस बजट के अंदर क्या क्या घोषणाएं हुई, सरकार ने क्या क्या बोला है, कुछ नई चीज़ें आई हैं, कुछ पुरानी चीज़ें रिपीट हुई है, क्या क्या चीज़ें आई हैं, वो सभी आपको इसमें बताई जाएगी कि बजट 2023-24 में क्या बताया गया है। इसमें कुछ शब्द नहीं होंगे, जिनको बजट समझ में नहीं आए उनको पहले वीडियो डाला गया है, उसमें बजट से संबंधित जो भी हिंदी इंग्लिश में शब्दावली है वो आपको समझ में आ जाएगी। मैं इसमें पूरा प्रयास करूंगा कि आपको बजट के बारे में पूरी जानकारी दूं, और ये प्रत्येक एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है और हर देश के नागरिक को पता होना चाहिए सरकार ने आपके लिए क्या क्या घोषणाएं की है और क्या क्या पूरी होती है। एक जागरूक नागरिक होने के नाते सभी को पता होनी चाहिए। मैं सभी को टू द पॉइंट बताऊंगा। आपको कुछ शब्द अटपटे लगेंगे, मतलब नए लगेंगे, याद करने में परेशानी होगी, लेकिन आपको याद करना ही पड़ेगा और कोई ऑप्शन भी नहीं है। ये चीज़ें एग्जाम में डायरेक्ट पूछी जाती है और अच्छे नंबर लाने का चांस देती है। तो ले चलता हूँ सीधे मैं आपको स्लाइड की तरफ। तो फ्रेंड्स, मैं जो भी आपके सामने लेकर आ रहा हूँ स्लाइड, वो सब केंद्र सरकार के वेबसाइट से डाउनलोड की गई। ये बजट 2023 जो 1 फरवरी को पेश किया गया, उसकी मुख्य विशेषताएं लेकर मैं आपके सामने हाजिर हो गया हूँ। और जैसा कि मैं आपको बता दूं कि बजट 2023 जानिए क्या रही खास बात है, इसके अंदर क्या क्या खास बातें वो सभी बताई जाएगी। तो सबसे पहले आपको बता दूं कि ये फर्स्ट इंडिया न्यूज़ की कटिंग है, मैं आपके लिए लेकर आ रहा हूँ। ये खाली शुरू के लिए है। रेलवे के लिए 2.4 लाख करोड़ रुपए मिलेंगे। रेलवे में 75,000 नई नौकरी आएगी, 50 नए एयरपोर्ट और हेलीपैड बनाए जाएंगे, शहरी अवसंरचना विकास नीति की स्थापना होगी, इंफ्रास्ट्रक्चर पर 33% खर्च बढ़ाया जाएगा, अवसंरचना पर 33% खर्च बढ़ाया जाएगा। उसके बाद मुख्य बातें शुरू होती है। तो ले चलता हूँ कि ये आपको याद ही करने पड़ेंगे, और इसके लिए 3 चीज़ें बताई है कि बजट पर क्या क्या फोकस किया है वो बताया गया है। तो फ्रेंड्स, मैं आपको बता देता हूँ कि युवा वर्ग पर विशेष ध्यान देते हुए नागरिकों के लिए अवसर दिए गए हैं, रोजगार सृजन में वृद्धि के लिए बात की गई है, और सुदृढ़ स्तर वृद्ध आर्थिक वातावरण पर जोर दिया गया है। उसके बाद 7 प्राथमिकता दी गई है जो कि सीधे एग्जाम में पूछी जाएगी, और आपको इन अमृतकाल के साथ 7 प्राथमिकता एकदम कॉपी टू कॉपी याद होनी चाहिए। तो लेकर चलते हैं क्या क्या है। एक तो समावेशी विकास, जो SDG गोल होते हैं उसमें अंतिम छोर तक, अंतिम व्यक्ति, जो समाज के अंतिम व्यक्ति, जो सबसे निचला व्यक्ति, उस तक विकास करना। युवा शक्ति पर जोर दिया, वित्तीय क्षेत्र पर जोर दिया, हरित विकास पर जोर दिया, समता उभारना पर जोर दिया, अवसंरचना और निवेश पर जोर दिया। एक बार वापस देख लेते हैं। समावेशी विकास, अंतिम छोर पर पहुंचना, युवा शक्ति, वित्तीय क्षेत्र, हरित विकास, समता उभारना, अवसंरचना और निवेश। इसमें कोई ऑप्शन नहीं है, आपको ये चीज़ें सब याद करनी पड़ेगी। उसके बाद बजट में सबसे महत्वपूर्ण बात होती है कि पैसा आता कहाँ से है। पैसा आता है, पैसा खर्च कहाँ होता है, यही बजट के अंदर होता है। तो सबसे ज़्यादा पैसा कहाँ से आता है? ऋण और अन्य देयता से। मतलब सरकार सबसे ज़्यादा उधार लेती है और सबसे ज़्यादा चुकाती भी ब्याज में। उसके बाद आयकर आता है, उसके बाद केंद्रीय उत्पाद शुल्क 7% आता है। ये ऋण और अन्य देयताएं आपके 34% आती है, आयकर 15% आता है, और उसके बाद 17% GST आती है, निगम कर कॉर्पोरेट टैक्स 15% आता है, केंद्रीय उत्पाद शुल्क जो सीमा शुल्क होता है वो 7% आता है, और कर रहित प्राप्तियाँ 6% आती है, और ऋण रहित पूंजीगत प्राप्तियाँ 2% आती है, और सीमा शुल्क 4% आता है, और ये केंद्रीय उत्पाद शुल्क होता है जो कि 7% आता है। उसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि मेरे पैसा खर्च कहाँ होता है। खर्च में देखा जाए तो सबसे ज़्यादा लेते ब्याज ही है। तो सबसे ज़्यादा अगर लोन ही ज़्यादा लेंगी सरकार, पैसे दूसरों से ज़्यादा लेगी, कुछ सबसे ज़्यादा ब्याज में भुगतान 20%। उसके बाद सबसे ज़्यादा करों और उत्पादों में राज्यों का हिस्सा 18% तक देना पड़ता है। उसके बाद केंद्रीय क्षेत्र की योजनाओं पर 17% खर्च होता है। उसके बाद मैं आपको बता दूं कि केंद्रीय प्रायोजित योजनाओं पर 9% पैसे खर्च होता है, रक्षा पर 8% होता है, वित्त आयोग को अन्य अंतरण पर 9% खर्च होता है, अन्य व्यय पर 8% खर्च होता है, जो पेंशन होती है उस पर 4% खर्च होता है, और सब्सिडी पर 7% खर्च होता है। ये पैसे आने और जाने का शेड्यूल है, मैं आपको ये PDF पूरी उपलब्ध करा दूंगा। उसके बाद मैं लेकर चलता हूँ मैं बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बजट भाषण में सबसे बड़ी बात है इनकम टैक्स स्लैब में बदलाव की। उन्होंने 8 साल बाद स्लैब बदलाव और 7 लाख की आमदनी तक टैक्स छूट की घोषणा दी। ये सीतारमण का 5वां और देश का 75वां बजट था। उन्होंने इस बार पहले की तुलना में कम समय लिया, 1 घंटे और 27 मिनट में बजट पूरा किया। इस साल 9 राज्यों में चुनाव है, इसका अजर बजट भाषण में दिखा। सीतारमण ने कहा कि क्या कहा वित्त मंत्री ने, जब पूरी दुनिया कोरोना और युद्ध के चलते मंदी की राह पर है, तब भारत की ग्रोथ बाकी देशों की तुलना में पहले की तुलना में मजबूत है। ये बातें बताइए। उसके बाद प्रत्येक क्षेत्र के लिए क्या क्या घोषणाएं की गई मैं आप सभी को बता देता हूँ। उसके बाद मैं आपको लेकर चलता हूँ बैंकिंग और फाइनेंस में 2023 में क्या क्या घोषणा की गई। ये 2022 की है, आप लोग इधर की देख सकते हो। ये 2023 की मैं बता देता हूँ। पैन कार्ड सरकारी योजनाओं का पहचान पत्र बनेगा, आधार डिजी लॉटर मिलाकर एक वन स्टॉप सोल्यूशन बनेगा। विदेशी बैंक IFC बैंकों का टेक ओवर कर सकेंगे, IFCC बैंक वाले बैंकों का टेक ओवर कर सकेंगे। विदेशी बैंकों को ये छूट दी गई है बैंकिंग और फाइनेंस में। उसके बाद इनकम टैक्स में क्या किया गया है, 7 लाख तक इनकम टैक्स फ्री है। टैक्स स्लैब 6 से घटाकर 5 किए गए हैं। बदलाव केवल नए टैक्स सिस्टम में किए गए हैं।
उसके बाद एनर्जी में क्या क्या किया गया, ऊर्जा सुरक्षा के लिए 35,000 करोड़ का निवेश किया, ग्रीन एनर्जी कैपेसिटी बढ़ाने के लिए 20,700 करोड़ रुपए दिए गए। ये आपको सीधे के सीधे डेटा याद करने होंगे, इसका कोई ऑप्शन नहीं है। आप लोग 2-3 बार वीडियो को देखें, सुने, जब भी टाइम मिले आपको याद हो जाएंगे धीरे धीरे। जैसे ही एग्जाम में आएगा ऑप्शन क्लिक हो जाएगा, सीधे नौकरी नहीं। नेशनल इंटर्नशिप स्कीम दी गई है रोजगार में, पीएम कौशल स्कीम योजना 4.0 शुरू होगी। अलग अलग राज्यों में 30 स्किल इंडिया सेंटर बनाए गए हैं, ये रोजगार के लिए, एम्प्लॉयमेंट के लिए किया गया है। और किसानों के लिए किसान क्रेडिट कार्ड से 20 लाख करोड़ का लोन देने की सुविधा दिया गई है। और मत्स्य संपदा योजना के लिए 6,000 करोड़ रुपए दिए गए। सहकारी समितियों के लिए 2516 करोड़ दिए गए हैं। और मत्स्य संपदा के लिए 6,000 करोड़ और सहकारी समिति के लिए 2516 करोड़ रुपए दिए गए। ये सीधे डाटा आपको याद होने चाहिए। उसके बाद अवसंरचना में क्या किया गया, 10 लाख करोड़ का कैपिटल एक्सपेंडर फंड दिया गया है। रेलवे पर 2.40 लाख करोड़ रुपए खर्चे होंगे। 50 नए एयरपोर्ट और हेलीपैड बनाए जाएंगे। और उसके बाद मैं आपको बता देता हूँ क्या घोषणा दी गई है। स्वास्थ्य में क्या किया गया, 157 नए नर्सिंग कॉलेज खोले जाएंगे। 2047 तक सिकल सेल एनीमिया का खात्मा होगा। और उसके बाद मेडिकल फील्ड में निजी निवेश को बढ़ावा देने की बात की गई है। तो फ्रेंड्स, ये थी मुख्य बातें। उसके बाद क्या आगे क्या बातें हैं, मैं ले चलता हूँ सीधे अगली स्लाइड पे। आपको बता रहा हूँ, बोल भी फास्ट रहा हूँ, तो आप उसे 1.5 या 2 की स्पीड से ना सुने, ऐसे ही सुन ले, आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। और ये बजट का जो डाटा है वो नया है बिल्कुल भी, इसमें समझाने लायक ज़्यादा कुछ है नहीं। मैं खाली बता सकता हूँ और थोड़ा बहुत मेरी भाषा में बता सकता हूँ। आपको ये एज टू याद करना पड़ेगा पूरा का पूरा, ऐसे ही कैसे, और ऐसे ही एग्जाम में पूछा जाएगा। अगला क्या है, कृषि और सहकारिता में क्या क्या दिए गए। ये कुछ आसान स्लाइड जो भारत सरकार की वेबसाइट से मैंने डाउनलोड की आपके सामने लेके आ रहा हूँ। आप लोग ये देखें, समझ में ज़्यादा आएगा। डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना का निर्माण किया जाएगा। किसानों के लिए सुलभ समावेशी शिक्षा पर समाधान किया जाएगा। ANB बागवानी स्वच्छ पौध कार्यक्रम शुरू किया जाएगा। भारत को मिलेट का वैश्विक केंद्र बनाया जाएगा। कृषि गतिवर्धक कोष की स्थापना की जाएगी। इससे ग्रामीण क्षेत्र में नवाचार स्टार्टअप को प्रोत्साहन मिलेगा। उसके बाद लक्षित निधियन किया जाएगा। डेयरी और मत्स्य के क्षेत्र में 20 लाख करोड़ दिए गए और व्यापक रूप से उपलब्ध भंडारण क्षमता की स्थापना की जाएगी। उसके बाद आगे क्या बताया गया है, देखिए। स्वास्थ्य में क्या किया गया, 157 नए नर्सिंग कॉलेज जो पहले बता दिए। और सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन मिशन शुरू किया जाएगा। और उसके बाद आगे मैं बता देता हूँ, ये चीज़ें मैंने पहले बता दी, फिर भी आपको बता देता हूँ। उसके बाद सभी के लिए सुविधाएं, सभी के लिए क्या क्या है, ग्रामीण घरों को 9 लाख करोड़ पेयजल कनेक्शन दिए गए। और SBM के तहत 11.7 करोड़ पारिवारिक शौचालय बनाए गए, ये स्वच्छ भारत मिशन के तहत। और उज्ज्वला के तहत 9.6 करोड़ LPG कनेक्शन दिए गए। और 102 करोड़ व्यक्तियों के लिए 220 करोड़ कोविड टीके लगाए गए, मतलब एक आदमी के लगभग 2.5 टीके लगाए गए हैं। 47.8 करोड़ PM जन धन बैंक के खाते खोले गए हैं। 50 लाख करोड़, मतलब आधी जनसंख्या का लगभग खोल दिया गया है। और PMSBY और PMJY के तहत 44.6 करोड़ व्यक्तियों के लिए बीमा कर, ये फसल बीमा योजना के तहत। PM किसान के तहत 11% करोड़ से अधिक किसानों के लिए 2.2 लाख करोड़ का नकदी अंतरण, जो कि किसान सम्मान निधि के तहत 6,000 रुपये दिए जाएंगे। उसमें 2.2 लाख करोड़ रुपए ये इस साल में दिए गए। और उसके बाद आगे ले चलता हूँ मैं आपको, अप्रत्यक्ष करों के सरलीकरण के लाभ। इसमें क्या क्या सरलीकरण किया गया है, उच्चतर निर्यात हेतु, उच्चतर घरेलू विनिर्माण हेतु, अर्थव्यवस्था में अधिक मूल्यवर्धन हेतु, हरित ऊर्जा और गतिशीलता पर। टैक्स में क्या गया है, लिथियम आयन बैटरी निर्माण के लिए पूंजीगत वस्तुओं का आयात किया जाएगा, इसे पर्यावरण हितैषी परिवहन के लिए किया जाएगा। मोबाइल कैमरा लेंसों को के आयात किए जाएंगे मूल्यवर्धन बढ़ाने के लिए। डेंचर्ट इथाइल अल्कोहल रसायन उद्योग के लिए। और थीम पार्क के उत्पादन के लिए मुख्य इनपुट, आधिकारिक समुद्री निर्यातकों के लिए। और प्रयोगशाला निर्मित हीरो के विनिर्माण के बीज के लिए निर्यात संवर्धन के लिए इस तरह की योजनाएं शुरू की गई। उसके बाद मैं आपको बता दूं कि हरित विकास के लिए क्या गया, PM प्रमाण की शुरुआत की गई। 500 नए अवशिष्ट धन सरबंध किए गए हैं। हरित ऋण कार्यक्रम शुरू किया गया है। और संचारणीय विकास शुरू किया गया है, प्रमुख पहले की गई है। और PMKVI 4.0 की शुरुआत की जाएगी। पर्यटन को बढ़ावा दिया जाएगा। और यूनिटी मॉल स्थापित करने के लिए राज्यों को प्रोत्साहन किया जाएगा, उनको निर्देशित किया जाएगा। उसके बाद प्रत्यक्ष कर प्रस्ताव के तहत क्या किया गया, करदाताओं के पोर्टल पर 45% विवरणियों को 24 घंटे के भीतर संशोधित किया जाएगा। और औसतन संसाधन अवधि 8 वर्षों में 13 दिन से घटाकर 16 दिन रह गई, मतलब फटाफट काम हो रहा है। और इस साल 6.4 करोड़ से अधिक विवरणियों को संशोधित किया गया। ये व्यवस्था प्रत्यक्ष कर डायरेक्ट टैक्स के अंदर रखी गई। उसके बाद क्या रखा गया है मैं आपको बता देता हूँ। उसके बाद
अंतिम छोर जो लास्ट व्यक्ति है समाज का, उस तक क्या किया गया। उसके प्रधानमंत्री पीवीटीजी विकास मिशन शुरू किया जाएगा। और कर्नाटक में सूखा समूह क्षेत्रों के लिए धारणीय सूक्ष्म सिंचाई हेतु वित्तीय सहायता पैसे दिए जाएंगे। और 740 एकलव्य आदर्श आवासीय स्कूलों के लिए आधिकारिक शिक्षकों की भर्ती की जाएगी। और प्राचीन पांडुलिपियों के डिजिटल के लिए श्री की स्थापना, भारत श्री की स्थापना की जाएगी। अवशोषणा और उत्पादन क्षमता में निवेश को प्रोत्साहन दिया जाएगा। और इससे प्रभाव क्या होंगे, विकास और रोजगार में बढ़ेगा। पूंजीगत निवेश परिव्यय को 33.4% बढ़ाकर 10 लाख करोड़ किया गया। और अवसंरचना निवेश को प्रोत्साहन के लिए 50 वर्ष तक ब्याज रहित ऋण दिया जाएगा इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए। और रेलवे के लिए 2.4 लाख करोड़ जो मैंने बताई है। 100 परिवहन अवसंरचना बनाई जाएगी। और उसके बाद अगली स्लाइड में क्या है देखते हैं कि क्षमता उभारना, आस्था आधारित सरकार, क्या क्या उपाय किए गए। भारत में एआई का निर्माण किया जाएगा, उससे कृषि स्वास्थ्य में फायदा मिलेगा। राष्ट्रीय डेटा शासन मिशन शुरू किया जाएगा। स्टार्टअप और अकादमियों द्वारा अनुसंधान में सहायता होगी। विवाद से विश्वास कार्यक्रम किया जाएगा, इसमें कोविड अवधि के लिए प्रभावित एमएसएमई को सहायता मिलेगी। विवाद से विश्वास सेकंड किया जाएगा। सरकार और सरकारी उपक्रमों के संविधात्मक विवादों में तेजी से निपटान होगा। ई कोर्ट का चरण 3 कारगर न्याय मिलेगा उससे। और एनडीटी डिजिटल की स्थापना, इससे दस्तावेज सुरक्षित रहेंगे। उसके बाद 5G सेवा के लिए किया जाएगा। और रोजगार और अवसंरचना के विकास होगा इससे। और उसके बाद अगले मैं आपको लेकर चलता हूँ। अगला है कि वित्तीय क्षेत्र में राज्यों को 50 वर्ष का ब्याज मुक्त ऋण दिया जाएगा। राज्यों के लिए राजकोषीय घाटा GSDP 3.5% करने का इन्होंने निर्देश दिया है। और राजकोषीय समेकन 2025-26 तक राजकोषीय घाटा को 4.5 से नीचे रखने का निर्णय लिया गया है। ये इंपॉर्टेंट है, 4.5 आपको याद करना होगा। और उद्योगों के लिए क्या गया है, इंडस्ट्री के लिए प्रकल्पित समाधान के लाभ प्राप्त करने के लिए सूक्ष्म उपायों एवं उद्यमों एवं व्यवसायिकों के लिए सीमा बढ़ाना। 95% प्राप्तियां नकद रहित होगी। एमएसएमई के भुगतान के कर कटौती के लिए लाभ दिए गए। 31 मार्च 2023 तक जो विनिर्माण शुरू होंगे उसमें उसकी सहकार समिति को 15% टैक्स का लाभ दिया जाएगा। और उसके स्टार्टअप के लिए आयकर लाभ हेतु निगमित तारीख का 1 वर्ष तक विस्तार किया जाएगा। उसके बाद मैं आपको अगली स्लाइड पे लेकर चलता हूँ। अगली में क्या है, ये काफ़ी क्वेश्चन हर बार पूछा जाता है कि कौन से मंत्रालय को कितने पैसे दिए गए। और ये आपको याद रखने होंगे। ज़्यादातर रक्षा मंत्रालय के पूछता है, उसके 5.54 लाख करोड़ रुपए। और सड़क और परिवहन को 2.70 लाख करोड़, रेल मंत्रालय को 2.41 लाख करोड़, उपभोक्ता मामले खाद्य को 2.06 लाख करोड़, और गृह मंत्रालय को 1.96 करोड़, रसायन और उर्वरक मंत्रालय को 1.78 करोड़, ग्रामीण विकास मंत्रालय को 1.60 करोड़, कृषि एवं विकास कल्याण मंत्रालय को 1.25 करोड़, और संचार मंत्रालय को 1.23 करोड़। इनको एक बार वापस बताता हूँ। रक्षा को 5.54 लाख करोड़। और ये आपको लाख करोड़ याद नहीं तो ये डाटा याद रखना होगा, आगे लाख करोड़ ही होगा। सड़क परिवहन को 2.70, रेल को 2.41, उपभोक्ता मामले को 2.06, 1.96, गृह मंत्रालय को, रसायन और उर्वरक को 1.78, ग्रामीण विकास को 1.60, कृषि एवं विकास को 1.25, संचार को 1.23। उसके बाद देखते हैं कि अगले स्लाइड में क्या है। अगली स्लाइड में कुछ डाटा दिया गया है जो एग्जाम में पूछा जाता है। मैं सीधा इसकी PDF अपने टेलीग्राम चैनल पर आपको अपलोड कर दूंगा, आप लोग वहाँ से देख लीजिए और अच्छे से याद कर लीजिए। तो फ्रेंड्स, ये बजट के महत्वपूर्ण बातें थी। बजट के अंदर बहुत सारी बातें बताई गई हैं, इसके संबंधित 1-2 वीडियो और आएंगे। अगर आपको बजट के अंदर कुछ टर्मोलॉजी में प्रॉब्लम होती है तो उसका एक अलग ही वीडियो मैंने डाला है, उस वीडियो के अंदर आप लोग देख लीजिए, पूरी की पूरी जानकारी आपको मिल जाएगी। और उसके बाद आप लोग देख सकते हो, ये मैं इतनी मेहनत करके वीडियो बनाता हूँ, आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें दबा के, ताकि मैं इस तरह के वीडियो और बनाता रहूँ। और इसका पार्ट 2 पार्ट 3 भी आएगा, जिसके अंदर और अच्छी अच्छी जानकारी आपको दी जाएगी। आपके जनरल नॉलेज के लिए अच्छी होगी और एग्जाम के लिए भी अच्छी होगी। बजट से संबंधित हर एग्जाम में 1-2 क्वेश्चन आते हैं और आम नागरिक को भी ये सब पता होना चाहिए, आपके गलत होने की संभावना बहुत कम होगी। तो पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।